इस लेक्चर में अप्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है, आप सबने न्यूज में देखा होगा, नागालैंड में कुछ जो हमारी मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस है, उसने 14 सिविलियन को मार दिया है, शूट कर दिया 14 लोगों को। नागालैंड की बात कर रहे हैं हम। तो चीफ मिनिस्टर ने जो नागालैंड के, नीफ्यूरियो, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है कि नागालैंड में जो ये एक्ट लागू कर रखा है, इंप्लीमेंट कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसको रिपील किया जाए। रिपील का मतलब इसे कैंसल, रद्द किया जाए। रियो ने क्रिटिसाइज किया है, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीफ्यूरियो, उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया है, आलोचना की है कि यूनियन गवर्नमेंट देखो नागालैंड में हर साल डिस्टर्ब एरिया को एक्सटेंड कर देती है। देखो कुछ समय पहले, अभी 6 महीने के लिए नागालैंड में ये डिस्टर्ब एरिया और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था। डिस्टर्ब एरिया क्या होता है इसको समझेंगे हम, इसी एक्ट में दिया हुआ है डिस्टर्ब एरिया क्या होता है, इस एक्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो उन्होंने याद दिलाया, जो नागालैंड के सीएम है नीफ्यूरियो, उन्होंने कहा कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की इस ड्रैकोनियन एक्ट की वजह से पूरे ग्लोबली क्रिटिसिज्म होती है, बुराई होती है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक एक्ट है, कानून है ये, ड्रैकोनियन एक्ट है। तो इशू क्या है, अभी कुछ नागालैंड में कुछ डेली वेज वर्कर थे, कुछ जो मजदूर होते हैं ना, डेली कमाने खाने जाते हैं, तो वहां से गुजर रहे थे। आर्म फोर्स ने उनको पूछा कि रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुके नहीं, अपने गांव में लौट रहे थे, वो कमा के शाम को लौट रहे थे। तो 21 पैरामिलिट्री कमांडो थे हमारे वहां पे, उन्होंने गोली चला दी। वैसे इस एक्ट में यह है कि ड्यू वार्निंग देनी पड़ती है, चेतावनी देनी पड़ती है कि हम गोली चलाने जा रहे हैं, आप रुको। तो वहां पे इनकी गलती ये थी, कमांडोज की, जो पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी, कि बिना वार्निंग दिए, चेतावनी दिए, उन पर गोली चला दी और 14 लोग मर गए। वहां पे सिविलियन थे 14 लोग, जो डेली अपने खाते कमाते हैं, अपने मजदूर हैं जो। उन्होंने इसलिए दी क्योंकि उन्हें शक था, गोली इसलिए चलाई आर्म फोर्स ने, उन्हें शक था कि ये NSCN के जो टेररिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं इस ग्रुप के, NSCN के। ये यहाँ पे इंसर्जेंसी होती रहती है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मेनली जो ये है अभी लागू, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट, इनमें ये लागू है। तो इस एरिया में ये इंसर्जेंसी को रोकने के लिए लाया गया था। इंसर्जेंसी मतलब घुसपैठ। तो ये इंसर्जेंसी करते रहते हैं, ये टेररिस्ट वगैरह डिक्लेयर किया हुआ है इनको। NSCN के आतंकवादी हैं कुछ लोग, ग्रुप है एक। तो उन्हें सकता, आर्म फोर्सेस को ये सूचना मिली थी, इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे कुछ टेररिस्ट घूम रहे हैं, तो इन्होंने गोली चला दी। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने वार्निंग नहीं दी, चेतावनी नहीं दी। तो बैकग्राउंड समझते हैं पहले इसका, कि नागालैंड में ये कब एक्सटेंड किया गया था। जून 2021 में जो अफ्सा एक्ट है, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जून 2021 में और 6 महीने के लिए पूरे नागालैंड में 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। ये डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया नागालैंड को। तो जब ये डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया, तो ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, यहाँ लागू रहेगा और 6 महीने तक रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जो गृह मंत्रालय, वो एक्सटेंड करते हैं, उनके पास पावर है इसकी। तो पूरा जो नागालैंड है ये डिस्टर्ब या डेंजरस कंडीशन में है, ये बोल के कि क्योंकि यहाँ पे जो आर्म फोर्स है ना, ये पुलिस को, जो वहाँ की सिविल पावर है, पुलिस फोर्स है, उसको सहायता देना नेसेसरी है, जरूरी है, ये इंसर्जेंसी को रोकने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बोला, क्योंकि अभी वहाँ पे डिस्टर्बेंस है, आपस में डिस्प्यूट होते रहते हैं ट्राइब्स के आपस में, जो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति हैं, लोग हैं, कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसलिए ये एक्सटेंड किया। और वहाँ पे इंसर्जेंसी होती रहती है, घुसपैठिए आते रहते हैं हमारे देश में। तो ये है क्या, इसका मतलब क्या है अप्सा का? देखो अप्सा का मतलब हमने पढ़ा अभी, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है इसका मतलब। एक बिल पेश किया गया था ये पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने ये 11 सितंबर 1958 को अप्रूवल दे दी, पास कर दिया पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने भी अप्रूवल दे दी, यानी कि पार्लियामेंट में पास हो गया ये, फिर एक्ट बन गया, ये 1958 का एक्ट बन गया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इस एक्ट में देखो इसलिए लाया गया था इस एक्ट को, ये प्रोविजन थी कि जो यहाँ पे स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे पुलिस है जो नॉर्थ ईस्ट इलाके में, ये पुलिस इंसर्जेंसी को, घुसपैठियों को रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं है, ये रोक नहीं पा रही है, और यहाँ पे हिंसाएं होती हैं, वायलेंस होती है, यहाँ पे एक दूसरी जो कम्युनिटियाँ उनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। तो इसको रोकने के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये एक्ट लाया गया। सिंपल टर्म में बोलें, जो अफसा है, आर्म फोर्सेस को
पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब एरिया में पावर देता है। जैसे जो कोई डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया, जैसे नागालैंड को कर रखा है, तो वहाँ फिर ये आर्म फोर्स जो हमारी रहती है, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स जो रहती है, उनको पावर मिल जाती है, स्पेशल पावर मिल जाती है। तो ये स्पेशल पावर क्या है और ये डिस्टर्ब एरिया क्या है, डिस्टर्ब एरिया को बाद में जानेंगे, पहले जानेंगे इसमें पावर क्या दी गई है आर्म फोर्सेस को। जो हमारी आर्मी है या पैरामिलिट्री फोर्स है उसको क्या पावर है इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। देखो जो अथॉरिटी है यहाँ पे ये इंक्लूड करती है कि यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन एक साथ नहीं जा सकते इस एरिया में। जैसे किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर ग्रुप में नहीं जा सकते उस एरिया में। तो यहाँ पे आर्म फोर्स को ये पावर है कि वो फोर्स यूज कर सकती है अपनी और फायर ओपन कर सकती है, यानी कि गोली चला सकती है। अगर 5 लोग हैं, 5 या उससे ज़्यादा पर्सन कहीं पे घूम रहे हैं तो इस एरिया में वो गोली चला सकती है, लेकिन आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, चेतावनी देने के बाद, प्रॉपर चेतावनी देगी पहले कि आप रुक जाओ, हमें छानबीन करनी है, अगर नहीं रुके तो गोली चला देंगे। ये चेतावनी देने के बाद गोली चला सकती है। ये पावर है इस एक्ट के जरिए आर्म फोर्सेस को। यानी कि जब उन्हें लगता है आर्म फोर्सेस को ये वार्निंग के बाद नहीं रुक रहे हैं और जो वहाँ पे कानून है उसका उल्लंघन कर रहे हैं वो जो पर्सन है, ऐसा महसूस हो रहा है आर्मी को, तब ये गोली चला सकती है। तो ये जो अगर उन्हें रीजनेबल सस्पिशन है, आर्म फोर्स है यहाँ पे जो आर्मी है, अगर उसको मान लो ऐसा संदेह होता, डाउट होता है कि जो पर्सन यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे अवैध इलिसिट एक्टिविटी हो रही है और टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, तो वो किसी भी पर्सन को शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकते हैं विदाउट ए वारंट। देखो जब किसी पर्सन को गिरफ्तार करना होता है तो जनरली वारंट दिया जाता है, वारंट जारी करते हैं मजिस्ट्रेट, तब जारी मतलब वारंट जारी करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन विदाउट वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट एक तरह से परमिशन होती है गिरफ्तार करने की, परमिशन टू अरेस्ट, वारंट का मतलब। तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं उस पर्सन को आर्मी। और किसी भी घर को, कोई भी प्रीमाइसेस है, कोई भी जगह है, उसको सर्च कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ ढूंढ सकते हैं। ये भी बिना वारंट के, विदाउट वारंट के, बिना सर्च वारंट के वहाँ पे सर्च किया जा सकता है, खोज की जा सकती है। और कोई भी मान लो वहाँ पे कोई फायर आर्म मिल गया, कोई हथियार है उनको किसी के पास रखे हुए हैं, तो उनको बैन कर सकती है, प्रतिबंध कर सकती है। कोई भी पर्सन मान लो अगर अरेस्ट कर लिया आर्मी ने, तो वो जब वो आर्मी की कस्टडी में रहेगा तो उसे वहाँ की जो लोकल पुलिस है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उस जो वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज हैं पुलिस स्टेशन में, तो उसको हैंड ओवर कर सकते हैं, उसको दे सकती हैं अरेस्टेड पर्सन को। और फिर वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करेगा, उसकी लिखेगा, उस पर केस चलाएगा अगर उस पर उसने कोई कानून का उल्लंघन किया वहाँ पे। अब ये डिस्टर्ब एरिया क्या है और किसके पास पावर है कि डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास पावर है? देखो जो डिस्टर्ब एरिया है ये अफसा जो एक्ट है उसके सेक्शन 3 में डिक्लेयर किया हुआ है। अगर मान लो किसी भी एरिया को नोटिफिकेशन जारी करके डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया तो उसे डिस्टर्ब एरिया समझा जाएगा। और किस बेस पे करते हैं? उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया समझा जाएगा, उस क्षेत्र को, अगर वहाँ पे कोई झगड़ा हो रहा है एक दूसरी कम्युनिटी के बीच में, मान लो 2 ग्रुप हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं, एक समूह इधर है, कुछ लोग इधर हैं, इनमें झगड़ा हो रहा है, किसके नाम पे? धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रेशियल प्रजाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे, लैंग्वेज भाषा के नाम पे एक दूसरी कम्युनिटी में झगड़ा हो रहा है। या रीजनल ग्रुपिंग बनी हुई है, क्षेत्रीय ग्रुप, एक दूसरे मान लो नागालैंड के एक ग्रुप बना हुआ है इस एरिया के, एक इस एरिया के हो रहा है, या किसी और स्टेट में, या जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे, या कम्युनिटी समुदाय के नाम पे अगर कोई डिस्प्यूट, झगड़ा डिफरेंसेस हो रहा है तो उस बेसिस पे उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट के गवर्नर के पास भी है। जो स्टेट का गवर्नर है या यूनियन टेरिटरी है कोई केंद्र शासित प्रदेश, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि जो गवर्नर की तरह ही उनकी पोस्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटर की, तो गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर या सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों के पास पावर होती है भाई साहब। ये पूरे एरिया को या तो पूरे स्टेट को, जैसे नागालैंड को पूरे स्टेट को डिक्लेयर कर रखा है डिस्टर्ब एरिया, या किसी स्टेट में से एक पार्ट को भी कर सकते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश की सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया हुआ है डिस्टर्ब एरिया, तो पूरे होल पार्ट को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी छोटे पार्ट को भी कर सकते हैं। अब इस एक्ट का बनने के बाद क्या कभी रिव्यू किया गया कि ये एक्ट सही है या गलत है, या किसी कमेटी ने इसका रिपील करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, रद्द करने के लिए रिकमेंडेशन दी? तो रिव्यू किया गया इसका कई बार। अगर हम देखें नवंबर 19 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की कमेटी बैठाई, 5 मेंबर थे इस कमेटी में, समिति में। इसके जो चेयरमैन थे इस कमेटी के वो थे बीपी जीवन रेड्डी, ये जज थे,
तो इन्हीं के नाम पे इस कमेटी का नाम भी है, जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमेटी। इसने इस एक्ट का रिव्यू किया। इसने 2005 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इसमें सिफारिश की, रिकमेंडेशन की, जो अफसा है इसको रिपील किया जाए, कैंसिल किया जाए, इसे रद्द किया जाए, हटाया जाए अफसा को। इस कमेटी ने ये सिफारिश की, लेकिन हटाया नहीं गया भाई साहब। और इसने ये रिकमेंडेशन किया अफसा को हटा दें, जो इसकी अप्रोप्रिएट प्रोविजन है, कुछ इसकी धारा है, प्रोविजन है जो वहाँ पे इंसर्जेंसी को रोकने के लिए ज़रूरी है। तो वो पहले से एक एक्ट बना हुआ है हमारा 1967 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इस एक्ट में ये प्रोविजन ऐड कर दो और अफसा को रिपील कर दो, ये इसने रिकमेंडेशन किया था, सिफारिश की थी। तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है इसको भी मॉडिफाई किया जाए कि जो आर्म फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस को पावर है उनको सही से क्लैरिफाई किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए कि कौन कौन सी पावर है और किस किस केस में वो ओपन फायर कर सकते हैं, क्लियरली इसको डिफाइन किया जाए, सही से परिभाषित किया जाए। और एक ग्रीवेंस सेल बनाई जाए। इस जेपी जीवन रेड्डी कमेटी है, जो बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, इसने ये भी रिकमेंडेशन की थी कि ग्रीवेंस सेल बनाई जाए वहाँ के लोगों के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ये ग्रीवेंस सेल का मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन रहेंगे। कोई मान लो सिविलियन को आर्म फोर्स परेशान कर रही है, अगर उनके परेशान कर रही है आर्म फोर्स, वहाँ की मिलिट्री आर्मी जो तैनात है, तो ये उस आर्मी के पर्सनल हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ भी लोग जो वहाँ पे रहते हैं उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकें इस ग्रीवेंस सेल में, इस कमेटी में। समझ रहे हो? ये ग्रीवेंस सेल बनाई जाए। ग्रीवेंस का मतलब होता है दुख निवारण, एक मैकेनिज्म बनाया जाए। फिर एक सेकंड एआरसी कमीशन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके वीरप्पा मोइली करके ऐसे चेयरमैन थे। इसकी 5th रिपोर्ट आई। इसने भी अफसा को रिपील करने की सिफारिश की, रिकमेंडेशन की कि इस अफसा को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए, हटाया जाए। एक जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट है 2013 की, और एक जस्टिस हेगड़े कमीशन की ये रिपोर्ट है 2013 की। इन्होंने भी कहा कि देखो जो अफसा का अब्यूज होता, मिसयूज होता, इसको रोका जाए, इसमें रिफॉर्म किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं यहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्स या आर्मी, जो इनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है, इनको जो आज़ादी मिली हुई है, इस पे भाई साहब रोक लगाया जाए कि इनको क्लियरली डिफाइन किया जाए कब कब इसे सही से यूज कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में जो हेगड़े कमीशन अपॉइंट किया था, इसने भी ये पाया कि यहाँ पे 7 डेथ हुई थी उस टाइम पे, 7 आदमी को मार दिया गया था। 6 केस ऐसे आए थे जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन किया गया था, यानी कि जुडिशरी से बाहर किसी को बिना जुडिशरी के सजा दिए हुए लोगों को मार दिया गया अफसा को यूज करके। और ये मणिपुर में केसेस आए थे कुछ ऐसे। तो ये जो नागा किलिंग हुई है अभी अफसा का यूज करके, ये इसमें क्या और पॉइंट निकल के आते हैं। देखो ये अफसा क्या है, इसका ऐसे क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि एक तरह से आर्म फोर्सेस को, मिलिट्री को लाइसेंस देता है किसी को मारने का, यानी कि लोगों को मारने का लाइसेंस दे दिया अफसा ने। ये एक तरह से सेमफुल ऑपरेशन है, क्योंकि बिना किसी लोकल पुलिस को यूज किए हुए आर्म फोर्स वहाँ पे लोगों को मार देती है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पीस प्रोसेस लाने के लिए, देखो वहाँ पे क्या है, एक तरह से इंसर्जेंसी तो होती है, लेकिन जो यहाँ पे जो लोग हैं वो इंसर्जेंसी भी, ये घुसपैठी या आर्म फोर्सेस को जो मार देते हैं, आर्मी को भी मार देते हैं कभी कभी। वहाँ पे जो कुछ ग्रुप बने हुए हैं जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, वो किस लिए मारते हैं? क्योंकि अपने आप को ये अलग महसूस करते हैं कि हम इंडिया का पार्ट नहीं है। तो ये भाई साहब जब इस एक्ट का यूज किया जाएगा, मिस यूज किया जाएगा ऐसे, तो वो लोग और अपने आप को अलग महसूस करेंगे। तो ये एक मैसेज जाएगा उनके पास कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई केयर नहीं है यहाँ पे कि पीस प्रोसेस हो, कि यहाँ पे शांति बनी रहे। जब ऐसे केसेस होंगे तो जो नागा पीपल मूवमेंट है ह्यूमन राइट के लिए, एक केस है इससे रिलेटेड, नागा पीपल मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1997 का केस है। इसमें अफसा के लिए कुछ गाइडलाइंस, नियम वगैरह जारी किए, गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। इसमें कहा कि जो सेक्शन 4A है अफसा का, इसको क्या है, सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में ही यूज किया जाए। सर्कमस्टेंसेज का मतलब है सिचुएशन, कभी निश्चित परिस्थिति ऐसी आए उन्हीं केस में इसको यूज करें, फोर्स को यूज करें। यहाँ पे आर्म फोर्सेस, यानी जब गोली चलाएं, जब वहाँ पे तो शूट करें किसी आदमी को निश्चित कंडीशन में, जब उन्हें बिल्कुल ऐसा डेफिनेट सर्कमस्टेंसेज हो कि वहाँ पे क्या है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना, ये डेथ करना किसी की ज़रूरी है। कोई डिस्टर्ब एरिया में अगर वहाँ पे पब्लिक डिसऑर्डर हो रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, उस केस में ही ये शूट करें किसी को भी। 3 प्री कंडीशन डिफाइन की, डिक्लेयर की इसमें। एक तो कि एरिया डिस्टर्ब होना चाहिए,
एरिया में डिस्टरबेंस होना चाहिए, तभी ये फोर्स का यूज करे, वहाँ पे आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स है। और ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर यानी कि शांति लाने के लिए, वहाँ पे लोगों को शांत करने के लिए ये फोर्स का यूज करना नेसेसरी है। और तीसरा ये है कि फोर्स को यूज करे तो सबसे पहले वार्निंग दे, चेतावनी देना जरूरी हो। तो ये 3 कंडीशन, प्री कंडीशन दी इसको यूज करने के लिए अफसा को। कोई भी पर्सन जिसके लिए एक्शन लिया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट आर्म फोर्स, मान लो किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज कर रही है, उसे शूट करना चाह रही है, तो उस केस में करें कि अगर वो वहाँ पे कोई लॉ का उल्लंघन कर रहा है, लॉ के कंट्रावेंशन में है, डिस्टर्ब एरिया में, तभी वो फोर्स का यूज करें। तो अफसा की ज़रूरत क्या है? बात यह है, सवाल ये उठता है कि अफसा की ज़रूरत ही क्या है। ये क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है कई बार कि क्या है अफसा की ज़रूरत। देखो, आर्मी का कहना यह है, जो आर्मी वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है, असम राइफल फोर्स है, उनका कहना यह है, देखो जो अफसा है वो एब्सोल्युटली एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वहाँ पे इंसर्जेंसी को रोकना है, यानी कि हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, बॉर्डर एरियाज़ को संरक्षित करना है, इंसर्जेंसी घुसपैठियों को रोकना है, तो ये अफसा ज़रूरी है। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बिना इसके फोर्स को यूज नहीं कर सकती, और जो आर्मी ऑफिशियल है उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है अगर उनके मोराल को और इंटीग्रिटी को बचाना है, यानी कि आर्मी एकजुटता से काम करे और उनका मोराल हाई रहे, यानी कि उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस हाई रहे, तो ये मोटिवेशन उन्हें मिले, इसके लिए ये अफसा जरूरी है वहाँ पे लागू करना। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है? देखो, वे फॉरवर्ड में यानी आगे सॉल्यूशन ये हो सकता है कि अफसा को देखो अमेंड करना ये जरूरी तो है ही, कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको डिफाइन किया जाए, इसकी जो रूल्स हैं एलोबरेट किया जाए, और कोई भी जैसे मान लो इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये ह्यूमन राइट जो वायलेशन होता है इसको रोका जाए, यानी कि जो इसका मिसयूज होता है ना, गलत तरीके से यूज ना हो, आर्मी इसे गलत तरीके से यूज ना करे, इसका मिसयूज रोका जाए, रिड्यूस किया जाए। जो आर्मी है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, ये एक बिगेस्ट थ्रेट है, तो ये क्रेडिबिलिटी लाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए, लीगल सिस्टम, कि वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो, आर्मी के द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। आर्मी को पब्लिक डोमेन में जो ये डिटेल्स है कोर्ट मार्शल की, ये पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए डिटेल सारी, ताकि जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है आर्मी और ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है मणिपुर, नागालैंड या और जो इलाके हैं यहाँ पे एरिया, तो इनको पब्लिक डोमेन में रखे। नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट है उसे भी देखो जो इंसर्जेंसी है इसे रोकने के लिए नॉर्थ ईस्ट में कुछ कदम उठाने चाहिए डायलॉग के थ्रू। यहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे, जैसे NSCN के ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ मिलकर बातें करें और यहाँ पे पीस प्रोसेस लाने के लिए डेवलपमेंट भी करें, क्योंकि यहाँ पे देखो डेवलपमेंट का, विकास का यहाँ पे कमी है, अभाव है, तो ये एक मेजर रीजन है। वहाँ पे लोग क्या है, अपने आप को यही नहीं सोचते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, तो उनमें इंडिया की नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए एक तो उनके जो कल्चरल इवेंट चलाएं, वहाँ पे उनकी कल्चर को सेव करें, उन्हें लगे कि हाँ ये इंडिया के ही पार्ट हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ लाए, इंडस्ट्रीज बनाएं, सेटअप करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, ये स्टेप लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को। ये नोट करके रखें, जो अभी अफसा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जो लागू है, असम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, ये इन स्टेट में लागू है। और अरुणाचल प्रदेश की 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, तिरप, चेंगलांग और लोंगडिंग, ये डिस्ट्रिक्ट में लागू है। और देखो जम्मू कश्मीर में भी ये अफसा है, जो इसका ही ये लागू है, अफसा भी एक तरह से जम्मू कश्मीर के लिए भी अफसा लागू है, किया गया था यहाँ पे बाद में। तो यही था इसके बारे में।